Hello everyone. So we are discussing NCERT questions of the chapter Body Fluids and Circulation, and in today's session we are going to discuss the question number 14. So the question is, draw a standard ECG and explain the different segments in it. तो बेटा इस क्वेश्चन में हमें एक स्टैंडर्ड ECG ड्रॉ करना है और उसमें प्रेजेंट डिफरेंट सेगमेंट्स को एक्सप्लेन करना है. सो लेट्स चेक द आंसर. तो बेटा सबसे पहले तो ECG होता क्या है? ECG बेटा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी की. यानी हार्ट में जो भी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होती है उनको हम एक ग्राफ की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं और उस ग्राफ को हम बोलते हैं ECG, दैट इज इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम. लिख लेंगे इसको, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम. याद रखेंगे बेटा, इट्स नॉट इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ बट इट्स इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम. तो ECG स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम. ठीक है बेटा. अब इस ग्राफ को मेजर करने के लिए, यानी ये जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है इसको मेजर करने के लिए और ग्राफ बनाने के लिए हमें कोई इंस्ट्रूमेंट चाहिए होगा. तो बेटा उस इंस्ट्रूमेंट का नाम होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ. देख रहे हैं आप, उल्टा है, याद रखेंगे. ग्राफ को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम और इंस्ट्रूमेंट जो कि इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ हार्ट मेजर करता है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ. तो उसको भी मेंशन कर देते हैं. इंस्ट्रूमेंट को बोलते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ. क्लियर बेटा. अब हमें इस क्वेश्चन में एक स्टैंडर्ड ECG ड्रॉ करना था. तो बेटा ये हमारी NCERT की फिगर है. इसमें हमें एक स्टैंडर्ड ECG दिखाया गया है जिसमें P वेव, QRS कॉम्प्लेक्स और T वेव दिखाया गया है. तो एक बार इसको हम खुद से भी ड्रॉ कर लेते हैं. तो ये है बेटा हमारा स्टैंडर्ड ECG. इसमें क्या क्या होता है? दिस इज P wave, this is QRS complex and this is T wave. अब समझेंगे कि ये जो अलग अलग सेगमेंट्स हमने बनाए हैं, P wave, QRS complex और T wave, ये क्या होते हैं? तो बेटा एक टर्म होती है डीपोलराइजेशन. डीपोलराइजेशन में जो सोडियम आयन होता है, दैट इज Na+ आयन होता है, वो सेल मेम्ब्रेन से हार्ट के अंदर, हार्ट सेल्स में या हार्ट की जो मसल सेल्स हैं उनमें मूव करता है, जिसकी वजह से डीपोलराइजेशन होता है सेल मेम्ब्रेन का. अब बेटा हमें पता है कि अगर कोई भी आयन एक जगह से दूसरी जगह पे मूव कर रहा है तो वहां पे कुछ कंसंट्रेशन डिफरेंस प्रेजेंट होगा जिसकी वजह से पोटेंशियल डिफरेंस आ जाता है. तो क्या उस पोटेंशियल डिफरेंस को हम मेजर कर सकते हैं? हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं. अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स की हेल्प से उस पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर किया जा सकता है. क्लियर. तो जब सोडियम आयन हार्ट मसल सेल्स के अंदर मूव करेगा तो उसको बोलेंगे डीपोलराइजेशन, और ये होता है पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से, जिसको हम इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से मेजर कर सकते हैं. अब यहाँ पे हम डीपोलराइजेशन की बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि बेटा जब डीपोलराइजेशन होगा तभी हार्ट के जो चेंबर्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे. यानी हमने पढ़ा है कि मैमल्स में 4 चेंबर्ड हार्ट होता है जिसमें 2 एट्रिया और 2 वेंट्रिकल्स होते हैं. तो जब हमें एट्रियम का कॉन्ट्रैक्शन करवाना पड़ेगा तो हमें एट्रिया का डीपोलराइजेशन करवाना पड़ेगा, यानी उसमें सोडियम आयंस को अंदर मूव करवाना पड़ेगा, सोडियम आयंस का इनफ्लक्स करवाना पड़ेगा. और जब हमें वेंट्रिकल्स का कॉन्ट्रैक्शन करवाना है तो हमें वेंट्रिकल्स का डीपोलराइजेशन करवाना पड़ेगा, यानी वेंट्रिकल्स में सोडियम आयन का इनफ्लक्स करवाना पड़ेगा. क्लियर. इसीलिए हमने डीपोलराइजेशन की बात करी. तो क्या हम बोल सकते हैं कि डीपोलराइजेशन के बाद सिस्टोल होता है, या फिर सिस्टोल से पहले डीपोलराइजेशन होना जरूरी है? सिस्टोल क्या होता है? कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट चेंबर्स. तो अगर सिस्टोल होगा तो उससे पहले डीपोलराइजेशन पक्का होगा, क्योंकि डीपोलराइजेशन जब होगा तभी कॉन्ट्रैक्शन होगा, क्योंकि कॉन्ट्रैक्शन के लिए Na+ आयन का अंदर मूव करना जरूरी है. इतना समझ में आया बेटा? तो जब हार्ट का एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करता है तो उससे पहले भी डीपोलराइजेशन होगा. तो जब हार्ट में एट्रियम का डीपोलराइजेशन होता है तो एट्रिया सिस्टोल होता है. तो ये जो बेटा P वेव है, P वेव रिप्रेजेंट करती है एट्रियल सिस्टोल, यानी डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया.
क्लियर? तो एक बारी फिर देख लेते हैं क्या हुआ। हमें हार्ट में चेम्बर्स का कॉन्ट्रैक्शन करवाना है जिसको हम सिस्टोल बोलते हैं, जिसके लिए मेम्ब्रेन का डीपोलराइजेशन कराना जरूरी है, जिसके लिए सोडियम आयन का इनफ्लक्स करवाना जरूरी है। वो होता है पोटेंशियल डिफरेंस की मदद से। तो उस पोटेंशियल डिफरेंस को हम इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ की हेल्प से मेजर करते हैं और उसी के बेसिस पे ये वेव्स आती हैं। तो इसमें जो ये पहली वेव है दैट इज पी वेव, ये रिप्रेजेंट करती है एट्रियल सिस्टोल जिसमें एट्रिया का डीपोलराइजेशन हो रहा है। क्लियर? देन आता है बेटा क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स। क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स में वेंट्रिकल्स का सिस्टोल हो रहा है, यानी अगर वेंट्रिकल्स का सिस्टोल हो रहा है तो उससे पहले हमें वेंट्रिकल्स का भी डीपोलराइजेशन कराना पड़ेगा। तो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स रिप्रेजेंट करता है बेटा वेंट्रिक्यूलर सिस्टोल, यानी डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स। यानी अब सोडियम आयंस कहां मूव करेंगे? वेंट्रिकल्स में। क्लियर? अब बेटा वेंट्रिकल्स का डीपोलराइजेशन या फिर सिस्टोल का मतलब है वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, और जब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो वो ब्लड पंप करते हैं हार्ट से डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में। तो हार्ट में स्ट्रोक झटके भी लगते हैं, उसी को हम पल्स रेट बोलते हैं। तो अगर हम 1 मिनट में क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स को इस ईसीजी में काउंट कर लें तो क्या उससे हम पल्स रेट निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं, क्योंकि क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स वेंट्रिकुलर सिस्टोल रिप्रेजेंट करता है, जिसकी वजह से हार्ट से ब्लड पंप आउट होता है, उसमें झटके लगते हैं, उसी को हम पल्स रेट या हार्ट बीट बोलते हैं या हार्ट बीट रेट बोलते हैं। क्लियर? तो क्या हम यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं दैट नंबर ऑफ क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स पर मिनट इज इक्वल्स टू हार्ट बीट रेट? क्लियर? देन बची टी वेव बेटा। तो टी वेव रिप्रेजेंट करती है वेंट्रिकल्स का रीपोलराइजेशन, यानी वेंट्रिकल्स क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स में कॉन्ट्रैक्ट हुए थे, एक्साइटेड स्टेट में चले गए थे, उनका डीपोलराइजेशन हुआ था। तो टी वेव में क्या होता है बेटा? वेंट्रिकल्स अपनी एक्साइटेड स्टेट से रिलैक्स्ड स्टेट पे आने लगते हैं और सिस्टोल एंड होने लगता है। क्लियर? तो टी वेव रिप्रेजेंट्स वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन, और जैसे ही टी वेव एंड होती है यानी वेंट्रिकल्स का जो सिस्टोल है वो एंड हो जाता है। क्लियर? तो ये होता है बेटा ईसीजी। ईसीजी एक ग्राफ होता है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी का, जिसको हम इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ से मेजर करते हैं। इसमें हम हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को मेजर करते हैं बाय मेजरिंग इट्स पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से ही Na+ का इन्फ्लक्स होता है एट्रिया और वेंट्रिकल में, जिसको हम डीपोलराइजेशन कहते हैं। तो ईसीजी की फर्स्ट वेव दैट इज पी वेव एट्रियल सिस्टोल को रिप्रेजेंट करती है। एट्रियल सिस्टोल, क्योंकि एट्रियल सिस्टोल का मतलब है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एट्रिया, और कॉन्ट्रैक्शन तभी होगा जब डीपोलराइजेशन होगा, जब Na+ का इन्फ्लक्स होगा एट्रिया में। तो जब एट्रियल सिस्टोल होगा तो उससे पहले डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया होगा, जिसको हम मेजर कर सकते हैं, और उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ पी वेव। देन क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स आता है जो कि रिप्रेजेंट करता है वेंट्रिकुलर सिस्टोल को, यानी कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वेंट्रिकल को, या फिर डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स को। तो इसमें जो ब्लड होता है वो वेंट्रिकल से पंप आउट होता है, यानी हार्ट से पंप आउट होता है बॉडी में, और अगर हम 1 मिनट में क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स काउंट कर लें तो उससे हम हार्ट बीट रेट भी निकाल सकते हैं। क्लियर? और टी वेव बेटा रिप्रेजेंट करती है वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन को, यानी सोडियम आयन के इफ्लक्स को, यानी जो वेंट्रिकल्स हैं वो अपनी एक्साइटेड स्टेट से रिलैक्स स्टेट पे आ जाते हैं। क्लियर? सो आंसर नंबर 14 is ECG is a graphical representation of the electrical activity of the heart during a cardiac cycle. Each peak in the ECG is identified with the letter from P to T that corresponds to a specific electrical activity of the heart. The P wave represents the electrical excitation or depolarization of the atria which leads to the contraction of both the atria. तो बेटा इस पॉइंट में क्या लिखा है हमारी एनसीईआरटी ने कि P wave रिप्रेजेंट करती है इलेक्ट्रिकल एक्साइटेशन एट्रिया का, यानी एट्रिया का डीपोलराइजेशन, यानी एट्रिया में सोडियम आयन का इनफ्लक्स हो रहा है विच लीड्स टू द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ बोथ द एट्रिया। जो मैंने अभी पीछे एक्सप्लेन करा कि जब डीपोलराइजेशन होगा, जब Na+ आयन अंदर मूव करेगा तभी कॉन्ट्रैक्शन होगा। तो अगर एट्रिया का डीपोलराइजेशन हो रहा है तो एट्रिया का कॉन्ट्रैक्शन होगा, जिसको P वेव रिप्रेजेंट कर रही है। देन द QRS कॉम्प्लेक्स रिप्रेजेंट्स द डीपोलराइजेशन ऑफ द वेंट्रिकल
ventricles which initiates the ventricular contraction. The contraction starts shortly after Q and marks the beginning of the systole. तो QRS कॉम्प्लेक्स रिप्रेजेंट करता है वेंट्रिकल्स का डीपोलराइजेशन, यानी अब वेंट्रिकल्स में सोडियम आयन का इन्फ्लक्स हो रहा है जिसकी वजह से वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन होगा, और जो Q पॉइंट है वो रिप्रेजेंट करेगा बिगिनिंग ऑफ सिस्टोल, दैट इज बिगिनिंग ऑफ वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन. द T wave represents the return of the ventricles from excited to normal state, that is repolarization. T wave क्या रिप्रेजेंट करता है? वेंट्रिकल्स का उनकी एक्साइटेड स्टेट से नॉर्मल स्टेट में आना, यानी रीपोलराइजेशन. ठीक है. द एंड ऑफ द टी वेव मार्क्स द एंड ऑफ सिस्टोल, और जैसी टी वेव एंड होती है उसका मतलब है सिस्टोल खत्म हो चुका है, वेंट्रिकल्स अब अपनी रिलैक्स स्टेट में आ चुके हैं. बाय काउंटिंग द नंबर ऑफ QRS कॉम्प्लेक्सेस दैट अकर इन अ गिवन टाइम पीरियड वन कैन डिटरमाइन द हार्ट बीट रेट ऑफ एन इंडिविजुअल. तो अगर एक ECG में 1 मिनट में हम QRS कॉम्प्लेक्स को काउंट कर लेंगे तो वो होता है हार्ट बीट रेट ऑफ द इंडिविजुअल. क्लियर. उसके बाद बेटा हम ECG ड्रॉ कर देंगे, उसको चाहें तो डायग्राम में हम एक्सप्लेन भी कर सकते हैं. सो आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू. थैंक यू.